हाँ जी बेटा, सो आपके डाउट क्वेश्चन है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 1 और ये एडर का क्वेश्चन है। तो बाइनरी एडर क्या होता है हमारा कि हम दो नंबर को ऐड करेंगे, कोई आपके पास कैरी इन होगा, कोई आपके पास कैरी आउट होगा, राइट। अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक बाइनरी नंबर है जी B0, B1, B2 एंड B3, आपने इन तीनों को ऐड करना है इन नंबर से। आई थिंक क्लियर। आपने ये 4 बिट्स जो हैं वो आप किससे ऐड करेंगे, इस चारों से ऐड करेंगे। क्लैरिटी होगी यहां तक। अब इसमें हमें कैरी इन दे रखा, दैट इज 0, मतलब कोई भी आपके पास बिट एडिशनल नहीं आ रही है। कहां से नहीं आ रही? फ्रॉम द B0, राइट, वहां से कुछ नहीं आ रहा। तो अगर मैं इस नंबर को लेकर चलूं कि मेरे पास क्या आएगा, दैट्स B0, B1, B2 एंड B3, और ये किससे ऐड हो रहा? 0 से, और यहां जो है वो है एंड गेट। किसके बीच में एंड गेट? दैट इज B3 डॉट B2, और यहां के अगेन 0। ये क्वेश्चन है हमारा। अब आगे समझ। और कैरी इनपुट क्या है? 0, मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास यहां पे कोई भी कैरी नहीं आ रहा, 0 ही आ रहा है, कह लो। डन है जी। अब इसमें करना क्या है? ये ढूंढना है कि आपके पास वैल्यू जो ऐड हो रही है वो क्या हम बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्ट कर रहे हैं, या बाइनरी टू BCD कन्वर्ट कर रहे हैं, या बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्ट हो रहा है, या आपका बाइनरी टू 12 कन्वर्जन हो रही है, मतलब 12 बेस पे कन्वर्जन कर रहे हैं। डन है यहां तक। अब मुझे बताओ यहां पे जब वैल्यू इफेक्ट करेगी तब वैल्यू इफेक्ट कब करेगी? जब मेरे पास ये दोनों नंबर 1 होंगे, है ना। मतलब अगर मैं 4 बिट की बाइनरी बनाता हूं तो व्हाट वी आर हैविंग 0 0 0 0, ये 0 के लिए हो गया। ऐसे जब आप बनाओगे बेटा, दिस इज फॉर B0, दिस इज फॉर B1, दिस इज B2, दिस इज B3। अब ये दोनों 1 कब होंगे? दोनों ही 1 कब होंगे? दोनों में से एक 1 नहीं कह रहा हूं मैं, दोनों 1 पहली बारी कब होंगे? जब हमारे पास यहां पे 8 + 4 होगा, दैट्स 12। उससे पहले तो कभी नहीं होंगे। इसका मतलब 1 1 मिनिमम इज 0 0। यहां पे जाके दोनों 1 होंगे कि नहीं होंगे, राइट। और ये किसकी बाइनरी है? 12 की। और इससे पहले वाली जो बाइनरी होगी वो 11 की होगी। उस 11 में भी दो 1 ये नहीं होंगे। ऐड करें एक बारी नंबर्स को, नंबर ऐड करें एक बारी कि क्या बनेगा। यहां पे कोई भी इमेजिन कर लो नंबर जो 12 से छोटा होगा, और 12 से छोटा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फिर यहां वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं यहां हमेशा 0 चाहता हूं। क्लियर है यहां तक। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 0 के साथ इसे ऐड करूंगा द आंसर इज 0, सेम आएगा आंसर। अगर मैं 1 के साथ, 1 की बाइनरी के साथ ये ऐड करूंगा जो सारे ही 0 हैं, द आंसर इज 1। मतलब सिंपल लॉजिक क्या हुआ कि 0 से लेकर 11 तक जब भी मैं ऐड करूंगा द आंसर इज सेम। इतना समझ आया कि नहीं आया? सेम आएगा ना आंसर, डिफरेंट तो नहीं आ सकता, बिकॉज चारों ही क्या है मेरे 0 हैं। लेट्स टेक नंबर दैट इज 12। तो ये मेरे पास B0 है, B1 है, B2 है और B3 है। अगर ये मेरे पास 4 बिट का नंबर आ गया जो 12 मेरे पास बन रहा, इसमें अगर मैं ऐड करूंगा तो 0 0 और 0, और यहां पे क्या आएगा? 1 आएगा। इतना क्लियर है 1 क्यों आया? क्योंकि हमने क्या लगा रखा है? एंड गेट। अब ये 1 आया तो ऐड करके क्या आएगा जी आंसर? 0 0 1 1 इज 0 एंड 1 कैरी 1 1 इज 0 और 1 कैरी, ये 1 कैरी तो सी आउट में चले गया ना। ये वाले में अगर हम आउटपुट देखें D0 से D3 तक, तो आउटपुट क्या है मेरे पास? D0 D1 D2 एंड D3। आपकी वैल्यू क्या आ गई? 0। अब 11 के बाद दोबारा कहां आ गए? 0 पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ऐसा करो 13 ले लो, 13 ले लो बाइनरी। 13 इज व्हाट? 1 1 इसमें ऐड करो जी 0 1 0 0, यही ऐड करेंगे ना, क्योंकि यहां तो वैल्यू 1 आएगी। अब तो वैल्यू हमेशा 1 ही होगी यहां पे आफ्टर 11, तो मतलब 12 और 12 के बाद हमेशा वैल्यू 1 ही होगी। अब करो जी ऐड 1 0 1 1 इज 0 1 0 एंड 1, फिर से क्या है आंसर? 1। अब क्या आएगा अगली बार? 2, अगला क्या आएगा? 3। इसका मतलब 0 से लेकर 11 तक आप फिर से दोबारा 0 पे जा रहे हैं। हो गया या नहीं?
हेक्सा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये कि आप हेक्सा में कोई चीज कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कौन सा हो गया, नंबर बेस रेडिक्स 4। रेडिक्स 4 का मतलब क्या हो गया जी कि 11 तक जाएगा, 11 के बाद फिर से 0 पे शुरू हो जाएगा, तो बेस क्या होगा 12। क्लियर हो गया कि नहीं? सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, बाइनरी टू रेडिक्स कन्वर्जन। ठीक है, दैट्स वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। इतना समझ आया? तुम्हें क्या समझ नहीं आया, किसका डाउट था ये? डाउट किसका था ये? तो क्या क्वेश्चन नहीं आया, मतलब क्या समझ नहीं आया तुम्हें इसमें कि किसको ऐड करना है, किसको किससे ऐड करना है? हमेशा जब भी एडिंग में एडर्स गिवन होंगे ना, तुम्हें मैंने स्टार्टिंग से बताया है, ये सीओ सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ये डायग्राम को हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम, और ब्लॉक डायग्राम में जितनी लाइंस होती हैं वो सारी क्या होती हैं, पिन्स होती हैं। डन हो गया? इवन अगर मैं मल्टीप्लेक्सर की भी तुम्हें पिन दिखाऊंगा या सर्किट दिखाऊंगा तो उसका भी ऐसे बॉक्स बना होगा बेटा, बॉक्स। अब ये तो इसने ऐसे बॉक्स बनाया, अब मान लो ऐसी आईसी है तुम्हारा, तो ऑलमोस्ट क्या होता है, सारी इनपुट पिन एक जगह होती हैं। समझ आया कि नहीं? सारी इनपुट पिन कहां मिलेंगी, एक जगह मिलेंगी, तो ये इनपुट पिन एक जगह मिलती हैं सारी। समझ आ गया? तो ये जो एडिंग कर रहा है वो इसके साथ इसकी एडिंग कर रहा था। अब क्लियर है? ऐसा कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आया भी तो एडर में देख लेना कि जितने अगर 4 बिट एडर होगा तो 4 बिट दोनों होंगे, दोनों मतलब ऊपर वाला भी 4 बिट, नीचे वाला भी 4 बिट होगा। ऐसा नहीं हो सकता ऊपर वाला 4 बिट हो नीचे वाला 3 बिट हो, ऐसा नहीं होगा। डन होगा? और अगर हुआ भी आपका 3 बिट तो मतलब आपने ये वाला बिट ऑटोमेटिकली क्या लेना है, 0। इस वाले बिट को क्या लेंगे हम, 0 जो हम ऐड कर रहे हैं। एक कैरी इनपुट है, एक कैरी आउटपुट है। ठीक हो गया? आया ना? राइट? चलो जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पहले डाउट बताएंगे कि आपको डाउट क्या है। फुल एडर का क्वेश्चन है, और फुल एडर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ इसने कि हमारे पास एक CO है, C0 है, बेसिकली C0 इज कैरी इनपुट, और एक हमारे पास यहां पे K है जो इन दोनों एक्सॉर गेट्स को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल इन सेंस की दूसरी इनपुट है, क्या कहने का मतलब है। डन है? अगर एक्सॉर गेट थोड़ा समझाओगे मुझे, एक्सॉर गेट होता क्या है? एक्सॉर इज अगर मेरे पास दो सेम आपके पास इनपुट होंगी द आंसर इज व्हाट, और अगर मेरे पास कोई भी एक डिफरेंट होगा द आंसर इज व्हाट। इसको मैं कुछ ऐसा भी कह सकता हूं, देखो ध्यान से समझो, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं, इस गेट को ध्यान से देखना, एक्सॉर को, ए को छोड़ दो, अभी सिर्फ B0 पे कंसंट्रेट करते हैं और B1 पे कंसंट्रेट करते हैं। B0 की वैल्यू 0 है और मैं यहां पे एक्सॉर गेट ले रहा हूं जो इसने बना रखा है। ठीक हो गया? अब यहां पे इसने K ले रखा है और K की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1। मेरे इस क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, पर इसमें बोला हुआ है कि K एंड C0 आर कंट्रोल लाइंस, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इन केस अगर K की वैल्यू 0 हुई और B0 की वैल्यू कुछ भी हुई, द आंसर इज व्हाट। क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि K की वैल्यू 0 है और B0 की वैल्यू कुछ भी है, आइदर 0 आइदर 1, व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट इज ऑलवेज, समझ आया? कैसे? K 0 है, B0 को 0 अज्यूम कर लो, आंसर इज जो वैल्यू थी इसकी। अब K0 को 0 ही मान के चल रहे हैं पर B0 को 1 मान के चल रहे हैं, आउटपुट इज, मतलब जो B0 की वैल्यू थी वही मेरे पास आई। अब आगे समझ की नहीं आया? डन है यहां तक? ये सेम कंसेप्ट इस पे भी लागू होता है, B1 पे। डन हो गया? व्हाट इज S0 एंड S1? व्हाट इज S0 एंड S1? सम ऑफ 0 एंड सम ऑफ 1 हो गया। इसका मतलब बेसिकली ये हो गया A0 B0, ये हो गया A1 एंड B1, और आप जो इसको ऐड करेंगे द आंसर इज, और जो कैरी आगे जाएगा वो C1 है, जो कैरी यहां आ रहा है वो है C0। डन हो गया? और कैरी आउटपुट भी है हमारे पास, वो आगे फर्दर है, उसके बारे में कुछ नहीं देखा, पर ये क्या हमारे पास S1, ये एक्चुअल जो कह रहा है। इतना समझ आ गया? अब क्वेश्चन पढ़ो जी, क्या कह रहा है। कंसीडर द ALU शोन बिलो, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, इफ द ऑपरेंड्स आर इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, which of the following operation can be performed by suitably settings the control lines
K and C0 only, and plus and minus denote the addition and subtraction respective. जो यहां प्लस माइनस है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है. क्लियर हो गया? अब ये जब मुझे कह रहा है कि इट इज अ टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब ये एडर दो नेगेटिव वैल्यूज को भी ऐड कर सकता है, दो पॉजिटिव वैल्यूज को भी ऐड कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव को भी ऐड कर सकता है. डन हो गया? ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. डन है? अब वो मुझसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ K एंड C. क्लियर? K और C की कंट्रोल लाइंस की वैल्यू मैं क्या करूंगा ताकि मुझे इन चार ऑप्शन में से कोई आंसर आए. ठीक है, इन चार में से कोई आंसर आए. और जब ये A प्लस बी कह रहा है ना, मतलब ये दोनों एक ही बात कर रहा है, किसी एक की बात नहीं कर रहा. क्लियर हो गया? मतलब ये पूरा सर्किट प्लस करेगा. अब ऐसा कब होगा कि ये सर्किट पूरा प्लस करें? व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ C नॉट एंड व्हाट कैन बी वैल्यू ऑफ K? ऐसा कब होगा? जब ये पूरा सर्किट मेरे लिए ऐड करे. क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? कब ऐसा होगा कि A प्लस बी करे मेरे लिए? सिंपल है सर, कैरी इनपुट जो आ रही है C0, इसकी वैल्यू आप 0 कर दो. एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा. मेरे पास वैल्यू है जी 0 0, मतलब A1 इज 0, A0 इज, B1 इज 1 एंड B0 इज ऑल्सो 1. आंसर क्या आएगा? ऐड कर रहा हूं. इधर इसकी वैल्यू क्या है कैरी की? C1 है ना. C1 तो पूछा भी नहीं वैसे मुझसे, पर C1 की वैल्यू क्या है? एंड C0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये प्रॉपर ऐड हो सके? 0 होनी चाहिए ना, तभी ये प्रॉपर मुझे ऐड कर पाएंगे, वरना ये तो ऐड करके आगे कैरी करेगा. इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? राइट. अब मैं क्या चाहता हूं कि B0 और B1, B1 B0 जो भी आपके पास हैं वो एसेस ऐड होने चाहिए, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, वो 0 नहीं होने चाहिए, 1 नहीं होने चाहिए. जो B0 और B1 की वैल्यू है वही आपके इन दोनों से ऐड होने चाहिए. अब ध्यान से देखो इस सर्किट को. यहां मैंने डाल दिया 0, यहां डाल दिया मैंने 0, तो A0 इज 0, A1 इज 0. डन हो गया? अब मैं चाहता हूं जो मेरे पास B0 और B1 की वैल्यू है वो एज इट इज नीचे आनी चाहिए. कब आएगी वैल्यू? व्हेन K इज 0. अभी पीछे पड़ा है. इफ K इज 0 तो इनकी ओरिजिनल वैल्यूज ही नीचे आएंगी. राइट? इसका मतलब अगर K 0 हुआ और अगर C0 भी 0 हुआ तो प्रॉपरली ऐड होगा, प्रॉपरली नंबर ऐड होंगे. इसमें प्रॉब्लम है कोई? समझ आया कि नहीं आया? राइट? इसका मतलब ये प्रॉपरली A प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म होगा. इसमें बताओ कोई डाउट है या नहीं? A प्लस बी समझ आया कैसे हो रहा है? अगर K भी 0 होगा और C0 भी 0 होगा. डन हो गया? अभी पीछे बताया ना, K 0 हुआ तो इसकी वैल्यू एसेस नीचे आएगी. एसेस नीचे आएगी तो फुल एडर तो अपना काम करेगा ना. क्या करेगा? एडिंग का. उसमें तो वैल्यू ऐड करनी है, जो वैल्यू दोगे वो ऐड कर देगा. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? डन हो गया? यहां पे एडर याद होना चाहिए इसके लिए. इस पूरे डाउट्स में तुम्हें मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एडर ये सारे याद होने चाहिए, तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे. इतना समझ आया कि नहीं आया? इसके बाद अब आपको क्या चाहिए कि मुझे जहां A प्लस भी मिल रहा हो वो मेरा आंसर है. सब में है तो मुझे अगला चेक करना चाहिए ना. अब कुछ ऐसा बताओ इस सर्किट के अंदर जहां मैं, मानो मैं फर्स्ट ऑप्शन ले लेता हूं, या ये देखो दो ऑप्शन है ना A माइनस बी वाली, इसके A माइनस बी कर सके. क्या ये फुल एडर A माइनस बी कर सकेगा? क्या ये फुल एडर A माइनस बी कर सकता है? एडर का काम सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है? तो क्या ये एग्जैक्टली आपके लिए सब्ट्रैक्ट का काम कर सकेगा कि मैं A माइनस बी कर सकूं? बोरो इन तब होगी ना बेटा जब मेरे पास, देखो बोरो इन तब होगी जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और मैं कहीं से ले रहा हूं. ये फुल सब्ट्रैक्टर है कि फुल एडर है? फिर कैसे होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर कैसे होगा? बोरो इन तो तब होती है जब सर्किट क्या हो? सब्ट्रैक्टर हो. कैसे? दोनों ना हो? अगर ये दोनों ना हो सब्ट्रैक्टर काम करेगा कैसे? कर ले. C0 0 है बेटा, ना हो का मतलब 0 ही कह रहा है ना.
अब मुझे बता a0 और b1 की ऐसी वैल्यू की फुल एडर सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट थोड़ा ना करेगा, ऐड करेगा। ऐसे थोड़ी इन्हें करता बेटा, नहीं, समझो ध्यान से। फुल एडर तुम्हारे लिए कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा, एज सच फुल एडर तुम्हारे लिए कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा। बट अगर मैं सब्ट्रैक्शन चाहता हूं तो उसका मतलब हो गया जी a प्लस माइनस बी, ये चाहता हूं मैं। अब एक और ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चन गिवन है आपके पास, टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर हो गया? टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका मतलब अगर मैं a माइनस बी करना चाहता हूं तो माइनस बी का मतलब क्या हो गया? टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन याद करो। जब मैं किसी को माइनस करता हूं तो माइनस को क्या करता हूं जी? माइनस का पहले हम क्या निकालते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और प्लस वन करते हैं। इसका मतलब अगर मैं b का वंस कॉम्प्लीमेंट करूं और प्लस वन कर दूं, उसके बाद इसको ऐड करूं a से, तो इसका मतलब मैं a माइनस बी कर रहा हूं, है ना? क्या कर रहा हूं इसको मैं? a माइनस बी कर रहा हूं। दैट इज टू कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब कि अगर मैं a प्लस आपके पास b कॉम्प्लीमेंट का प्लस वन करूंगा तो मेरे सामने क्या आएगा जी? मेरे सामने आ जाएगा a माइनस बी। दिस इज a माइनस बी। ध्यान से इसको देख लो पहले, समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आया? डन है? a माइनस बी स्टैंड्स फॉर, माइनस बी स्टैंड्स फॉर कि आप उसका टूस कॉम्प्लीमेंट कर दें। गिवन ही है टूस कॉम्प्लीमेंट पास। अगर यहां वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होती मैं वंस कॉम्प्लीमेंट करता, पर यहां पे टूस कॉम्प्लीमेंट है तो क्या करूंगा? टूस कॉम्प्लीमेंट करूंगा। माइनस बी करूंगा, माइनस बी का मतलब क्या हो गया? b का वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। जो भी इसका आंसर होगा उसके साथ में a को ऐड करूंगा, मुझे तो सब्ट्रैक्शन ही मिलेगी ना। आ रही बात समझ की नहीं आ रही? एग्जाम्पल ले लेते हैं, a की वैल्यू लेते हैं जी, a की वैल्यू है 2, तो 2 की बाइनरी क्या होती है? 1 0। ठीक है जी। b की वैल्यू भी ले लेते हैं 2 -2। अगर -2 लेंगे तो -2 की बाइनरी क्या है जी? टूस कॉम्प्लीमेंट में पूछ रहा हूं आपसे आंसर। -2 की बाइनरी क्या है? बाकी 20 की क्या है? -2 की बाइनरी क्या है? सेम ही बैठेगी। द आंसर इज व्हाट अगेन? 1 0। क्लियर हो गया? द आंसर इज व्हाट? 0 आ गया ना? डन हो गया? 2 - 2 इज व्हाट, या 2 + -2 इज व्हाट? इट्स 0। एक और एग्जांपल ले लो, 4 ले लो, ऊपर का एग्जांपल, इसका एग्जांपल 4 ले लो। 4 - 2 आंसर क्या होना चाहिए? 4 - 2 आंसर क्या होना चाहिए? 2। 4 को लेते हैं हम 3 बिट में, तो 4 को अगर मैंने 3 बिट में लिया, द आंसर इज दिस वन। ठीक है जी। 4 बिट में ले लेते हैं तो ये बन जाएगा। इतना क्लियर है? अब मुझे बताओ एग्जैक्टली इसमें हमने ऐड करना है, किसको ऐड करना है? किसको ऐड करना है? -2 को। -2 की बाइनरी बोलो फटाफट। 1 1 1 0। चलो जी, ऐड करो। कितना बना? 0 1 1 + 1 0 1 1 + 1 0 1 1 डिस्कार्ड हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट में, और आंसर क्या आया मेरे पास? इसका मतलब मैं ऐड करूंगा एक पॉजिटिव को नेगेटिव से, और मैं ऐड करूंगा तो आंसर तो माइनस ही कर रहा हूं, कर तो माइनस ही रहा हूं, हाँ या ना? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर। यही काम करना है मुझे। बट फर्क क्या है? अभी 2 बिट का एग्जांपल अगर मैं लूंगा तो ये मेरे लिए a0 है बेटा, ये मेरे लिए क्या है? a1 है, ये मेरे लिए a2 है, ये मेरे लिए a3 है। दिस इज माई b0, दिस इज माई b1। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखूं मैं यहां पे, तो मैं क्या कर रहा हूं? मुझे कॉम्प्लीमेंट भी करना है और +1 भी करना है। मुझे कॉम्प्लीमेंट भी करना है, क्या करना है? +1 भी करना है। तब जाके ये काम किसका करेगा? a माइनस बी का। तो अब तुम मुझे बताओ, तुम b को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो यहां पे कि नहीं कर सकते? कोई तरीका है कि मेरा पास जो b0 की वैल्यू आ रही है मानो 1, और b1 की जो वैल्यू आ रही है मानो 0, इसको मैं कॉम्प्लीमेंट बना दूं, ये वैल्यू बन जाए 0 और ये वैल्यू बन जाए 1। एडर में जब जाए ना तो यहां वैल्यू क्या बन जाए? कॉम्प्लीमेंट हो जाए। कोई तरीका है? k को अगर मैंने 1 ले लिया तो क्या होगा? आप देख लो जी, k 1 है, ध्यान रखो। अब क्लियर हो गया? अगर k 1 है तो मैंने 1 के साथ इस वैल्यू को 1 के साथ एक्सऑर किया है।
किया ना, आंसर क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट। इसको भी मैंने 1 के साथ क्या किया है, एक्सऑर किया है, द आंसर इज हो गया कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ए के साथ मैं प्लस बी कॉम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गया, हाँ या ना। अब सिर्फ +1 करना है, +1 कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट +1 कर सकते हैं, कैसे, कैरी, ये देखो अगर इस वाले को भी A0 A1 B1 B0 के साथ जो कैरी आ रहा है, अगर इसको भी मैंने 1 कर दिया तो क्या कर दिया मैंने, B कॉम्प्लीमेंट +1 हो गया मेरा ऑपरेशन A माइनस B। देख लो जी ध्यान से, थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस कंसेप्ट को। 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट जो यहां पे यूज किया हुआ है, 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या है बेटा, माइनस कर रहे हैं यहां पे, तो इट इज A प्लस B कॉम्प्लीमेंट +1, और ये मेरे लिए हेल्प कर रहा है क्या करने में, कॉम्प्लीमेंट करने में। और +1 के लिए कौन हेल्प कर रहा है, C0। तो आप इसमें लिख सकते हैं, लिखिए जी, इफ K is equals to 0 and C is equals to 0, if K equals to 0 and C is equals to 0, then we are performing the operation A plus B. If K is equals to 0 and C is equals to 0, then we are performing the operation A plus B. But if K is equals to 1, but if K is equals to 1 and CO is equals to, C0 is equals to 1 and C0 is equals to 1, then we are performing the operation A plus minus B, A plus minus B। ठीक हो गया, तो हम A माइनस बी बेसिकली परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है यहां तक, मतलब A प्लस बी भी हो रहा है और A माइनस बी मैं कर पा रहा हूं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ K एंड C0, मैं A प्लस बी और A माइनस बी कर पा रहा हूं, मतलब मेरे आंसर की पॉसिबिलिटी और कम हो गई, कौन कौन सी, A एंड D। ठीक हो गया। अब कोई ऐसा तरीका कि मैं सिर्फ A+1 भी कर पाऊं, K को और C0 को थोड़ा एडजस्ट करो ताकि A प्लस बी तो हो गया, A माइनस बी भी हो गया, बट मैं A की वैल्यू इंक्रीमेंट कर पाऊं, A की वैल्यू अगर 2 है तो वैल्यू 3 हो जाए, क्या ऐसा हो पा रहा है। अब दो पॉसिबिलिटीज रहेगी ना, सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी रह गई कि K की वैल्यू मैंने क्या कर दी 0 एंड C0 की वैल्यू क्या कर दी 1, और K की वैल्यू मैंने क्या कर दी 1 और CO की वैल्यू। अब ये दो पॉसिबिलिटीज डालकर देख लो क्या ऐसा हो रहा है कि आपका A+1 हो रहा हो। आ रही बात समझ की नहीं आ रही, क्या A+1 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आंसर मेरा D है, अगर नहीं हो रहा तो आंसर मेरा A है। ठीक है, तो ये काम थोड़ा आप पे दिया मैंने, आप करके देख लो, और जब आप करके देखोगे तो आप ये देख लोगे कि A+1 आपके सामने नहीं हो रहा। ऐसा कोई तरीका नहीं है K और 0 को C0 को एडजस्ट करने का ताकि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, वैल्यू वैसी आ जाए। इसलिए मेरे पास आंसर क्या है इसका, दैट्स A, D नहीं है। पर A प्लस बी और A माइनस बी कैसे हुआ, समझ आई बात, डन हो गया। हमने 4 से आंसर 2 कर लिए, 2 के बाद अब ये मैंने आप पे छोड़ दिया कि आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा इसको ट्राई करो एडजस्ट करने की, आपको वैल्यू पता लग जाएगी कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा। चलो जी, 10 वाला नहीं करना है, कैरी लुक एडर नहीं है आपके पास, हाफ एडर और फुल एडर ही है, तो 11 पे जा रहे हैं हम। 11 वाला एक बार देखो फटाफट। 11 का डाउट क्या है जी, हो गया, कोई डाउट नहीं है डाउट जी, क्या डाउट है जी, समझ नहीं आया। तो ये कह रहा है सर्किट आउटपुट डिजिट इन द फॉर्म ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स कह रहा है तो 4 बिट बना लिया करो बेटा पहले ही। और 4 बिट का क्या कह रहा है कि 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस बाइनरी एंड 1 इज बाय व्हाट
0 0 0 1 एंड 9 बाय 1 0 0 1, मतलब बाइनरी की बात कर रहा है 0 से लेकर 9 तक. अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज टू बी डिजाइंड which takes these 4 bits as input and output 1. So if the digit is greater than equals to 5 and 0 otherwise, तो इसका मतलब यहां तक आपके पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, और इसके बाद आपके पास कुछ भी आ गया 5 या 5, कोई लिमिट दी है इसने? लिमिट दी है इसने? नहीं दी है. इसने 9 को समझाया है कि 9 वहां तक बन रहा है. इसने कहा है कि 4 बिट है आपके पास, तो 4 बिट का एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो, 15 तक बना सकते हो. तो 9 तक लिमिट नहीं कर रहा हूं मैं, इसको 15 तक लेकर जाऊंगा बेटा. क्लियर? अगला क्या बना, दैट इज 4 के बाद 5 बना, तो इट इज 0 1 0 1. जब ये कुछ भी हो जाए तो आंसर आपके पास 1 आना चाहिए. डन है यहां तक? अब कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन करना है. अब हमने ऐसे क्वेश्चंस किए भी हुए हैं कि अगर मेरे पास ट्रुथ टेबल गिवन हो तो उसके बेस पे मैं बूलियन एक्सप्रेशन बना सकता हूं. बूलियन एक्सप्रेशन बना सकता हूं तो मतलब मैं अपने गेट भी निकाल सकता हूं कि कितने गेट लगेंगे. क्लियर हो गया? तो बूलियन एक्सप्रेशन इसका कैसे बनेगा, क्या लगाएंगे हम, के मैप लगा सकते हैं. दैट इज वन सिंपल सॉल्यूशन एंड वेरी इजी सॉल्यूशन कि के मैप बना लें इसका. अब के मैप कैसे बनेगा जी, जहां जहां 1 1 1 होंगे वहां क्या लगा लेंगे, 1 1 1 लगा देंगे. क्लियर हो गया? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. 4 बोले हैं इसने, तो 4 यहां पे लगा दिया. दैट इज ए बी एंड सी डी. वैल्यूज क्या क्या है जहां पे हमारे पास 1 है, 5 6 7 8 9 15 तक, 5 से लेकर 15 तक सारी वैल्यूज क्या है, 1 है. 5 बोलो कहां पे है, ये रहा. नेक्स्ट 6 7, अगला ये लो जी. तो अगर यहां पे मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगा जी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी एंड ए, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी एंड सी डी कॉम्प्लीमेंट. यहां तक क्लियर है? ठीक है जी. अब यहां पे मैं 4 का, ये 8 का ग्रुप बना रहा हूं, तो 8 का ग्रुप बनाया तो क्या बनेगा, दैट्स ए इज अ कॉमन, प्लस क्या कर रहे हैं जी, 4 का ये ग्रुप बना सकते हैं. अब कॉमन क्या आया, दैट इज बी एंड डी. अब आपके पास ये 4 का कॉमन बन जाएगा, क्या आएगा, प्लस बी सी. बताओ जी कितने गेट लगे, 3 लगे 4 लगे, इक्वेशन देखकर 4 लगेंगे, पर अगर मैं बी कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास कितने हो जाएंगे. और मुझसे मिनिमम पूछा है उसने, उसे मिनिमम पूछा है, तो इसका मतलब इसको और छोटा करना हो एज पर द गेट, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज माई ए प्लस बी आपका कॉमन आ गया, तो क्या बचा, सी प्लस. इसका मतलब ये और गेट लगेगा, एक यहां पे और गेट लगेगा, और इनके बीच में क्या लगेगा, दैट इज एंड गेट लगेगा. तो टोटल 3 गेट लगे, तो आंसर इज 3. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी का तो पूछ लो जी. डन है? चलो जी अगला क्वेश्चन. ये लो जी, 14 नंबर क्वेश्चन था हमारा. ठीक है, बोलिए बोलिए जी, कोई डाउट है इसमें 14 वाले में? 14 वाले में डाउट किसी का? 14 डाउट आया बेटा मेरे पास, और मैं डाउट पे स्पेसिफिक रह रहा हूं बिकॉज मुझे बुक भी चेक करनी है और आंसर भी चेक करना है. अभी जो डाउट है एग्जैक्टली उसमें स्पेसिफिक रहो. 14 बोलो जी, क्या डाउट है जी? आपके सामने एक मल्टीप्लेक्सर गिवन है, दिख रहा है मल्टीप्लेक्सर की नहीं दिख रहा, कहां दिख रहा, ये मल्टीप्लेक्सर है. एक्स आपका क्या काम कर रहा है, एज सेलेक्ट लाइन. वाई एंड जेड तुम्हारे लिए क्या हो गई, एज इनपुट. 2 into 1 का तुम्हारे पास मल्टीप्लेक्सर है. अगर तुम्हारे पास x की वैल्यू 0 होगी तो ये वाले यहां जो भी इनपुट होगी वो आउटपुट में चली जाएगी. अगर x की वैल्यू 1 होगी तो जहां यहां इनपुट होगी वो कहां जाएगी, आउटपुट में चले जाएगा. इतना क्लियर हुआ, राइट? अब क्वेश्चन पढ़ो जी, क्या कह रहा है. द मेजॉरिटी फंक्शन, मेजॉरिटी फंक्शन क्या होता है वो भी इसे समझा रखा. क्या समझा रखा है जी?
A majority function in a Boolean function xyz that takes value of 1 whenever a majority of the variable xyz are 1. In the circuit diagram for the majority function shown below, the logic gates for the box label p and q. तुम्हें ये बताना है p और q की वैल्यू गेट है कौन सा. ठीक हो गया यहां तक ये. अब तुम्हारे पास जो x y z है, अब इसे मेजॉरिटी फंक्शन का है, तो लेट्स टेक लाइक दिस x y and z 0 0 0, जिसको सॉल्व करना है साथ साथ लिखते रहो बेटा यही वाला. अब यहां पे मेजॉरिटी फंक्शन कहे हैं इसने, मतलब 1 तब होगा जब इन तीन में से कोई 2 1 होंगे, एटलीस्ट 2 1 होंगे. बताओ जी कहां पे होगा. ये रहा 0 0 0 1 0 1 1 1. ये बन गया मेरे पास मेजॉरिटी बुलियन फंक्शन वाला रिजल्ट. एटलीस्ट अगर आपके पास 2 बुलियन वेरिएबल्स 1 होंगे तब आपके पास आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा. इतना क्लियर है. ठीक हो गया. अब मुझे बताओ एज एग्जैक्टली अगर मैं मल्टीप्लेक्सर की आपसे बात कर रहा हूं तो P और Q की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बेस्ड ऑन दिस. बोलो जी. Y और Z की बेस पे निकाल लो. कैसे निकालोगे बताओ. पहले 4 पे क्या बन रहा है हमारे पास और अगले वाले पे और बन रहा. तो उस बेस पे हमने कैसे निकाला, आउटपुट देखकर, है ना. कैसे, आपके पास P आ रहा है, YZ आप यहां पे दे रहे हैं, तो YZ को देख लो और X को देख लो. X इज व्हाट, 0, दैट इज सिलेक्ट लाइन. अगर 0 आएगा तो अगर आप इस आउटपुट को देखोगे, ये आउटपुट जो आपको दिख रही है ये कौन से गेट से मैच कर रही है, दैट इज AND गेट से. और ये कौन से मैच कर रही है, दैट इज OR गेट से. ठीक है. एक तरीका ये है देखने का इसको. एक आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज एक AND आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है आपके पास, OR गेट की आउटपुट आ रही है. तो अगर आप इस गेट को देख रहे हो कि आपके पास X Y and Z, अब ध्यान से देखो बेटा, Y और Z तो तुम्हारी इनपुट है ना, इनको देखो ध्यान से टेबल को. और X क्या वर्क कर रहा है, इसका मतलब Y और Z से जब मेरे पास ये सिलेक्ट लाइन की बात हो रही है तो मेरे पास यहां पे क्या आएगा, एंड वाला गेट होगा, तो मेरे पास ये आउटपुट आएगी, मेजॉरिटी फंक्शन बनेगा. और अगर मैं यहां पे और गेट लगाता हूं X और Y के, सॉरी Y और Z के बीच में, तो जब X की वैल्यू 1 होगी तो ये गेट आपका एक्टिव होगा और ये वैल्यू कहां आएगी, सामने आएगी. डन हो गया. तो मतलब कौन से गेट लगे आपके, एंड और ये आपका आंसर है. ठीक है. जब भी आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट आए, मल्टीप्लेक्सर आए, ट्रुथ टेबल एक बारी बना लो, तुम्हें उस ट्रुथ टेबल से काफी कुछ आंसर आपके मिलेंगे. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन 3 और 4. 3 के क्यों बनाए मैंने, 3 वेरिएबल्स से 3 दे रखा था. और मल्टीप्लेक्सर, तभी मैंने तुमसे पहला क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या तुम्हें मल्टीप्लेक्सर दिख रहा है इसमें कि नहीं दिख रहा. और अगर वो मल्टीप्लेक्सर दिख रहा है तो व्हाट इज X, इतना क्लियर होना चाहिए. और अगर एक सिलेक्ट लाइन है मतलब नंबर ऑफ इनपुट कितनी है, तो 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर होगा. और 2 जो आ रही हैं आपके पास वो इन दोनों से इवैल्यूएट करके P और Q आ रहा है. अब वहां पे कौन सा गेट यूज हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर मल्टीप्लेक्सर. ठीक हो गया. हम कौन सा गेट लगा रहे हैं यहां पे, डन है यहां तक. तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास ये 0 सिलेक्शन की जाए, देखो 0 सिलेक्शन की जाए, तो 0 सिलेक्ट करने पे यहां कौन सा गेट लगा है, और ऊपर कौन सा होना चाहिए 1 के केस में, दैट इज OR. मतलब और यहां है और एंड इधर लगा दोगे, डन. तब जाके मेजॉरिटी फंक्शन वाला काम करेगा. ये आ गया, समझ आया ना. ठीक है. तो मल्टीप्लेक्स से याद रखना, कॉम्बिनेशन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं जी. अगला आ गया आपके पास, दैट इज दी 16th क्वेश्चन. ओके. ठीक है. हाँ जी, हो गया तुम्हारा, ये डाउट है अभी भी. सब्स्टिट्यूशन ही इजी रास्ता होगा. चेक करते हैं पहले क्या लिखा हुआ है. given two 3-bit number, that is A2 A1 A0 and B2 B1 B0, and C the carry in, the function that represent a carry generate function when these two numbers are added is. ठीक है. अब ये कैरी जनरेटर फंक्शन क्या मतलब है इसका,
कि अगर आप इस वैल्यूज को देखो तो वैल्यूज मेरे पास क्या बनी है, A0, देन वी आर हैविंग A1 एंड A2, और एक आपके पास आ रहा है दैट इज B0, B1 एंड B2। अब मेरे पास जो इसने कैरी कही है, कैरी इन लिया इसने, दैट इज C, मतलब वो यहां की बात कर रहा है, दैट इज कैरी इन। और अगर मैं यहां का कैरी करूंगा तो यहां मुझे एक सम मिलेगा, यहां मुझे एक सम मिलेगा, तो यहां पे दूसरा कैरी जाएगा, इसको C0 कर देता हूं, यहां मुझे सम मिलेगा तो यहां क्या जाएगा, अगला कैरी जाएगा, यहां सम मिलेगा और यहां पे मेरे पास ये C3 आएगा। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन कैलकुलेट करवा रहा है ना वो C3 की करवा रहा है। समझ आया? जो कैरी जनरेटर फंक्शन कह रहा है ये C3 की बात कर रहा है कि C3 की वैल्यू बताओ कि अगर मैं इन सारों को ऐड करता हूं तो उसका बुलियन फंक्शन क्या बनेगा, और ये बुलियन फंक्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कैरी जनरेटर ये C3 की वैल्यू कह रहा है। डन है यहां तक? अब C3 की वैल्यू देखी जाए तो आपके पास थोड़ा सा कैलकुलेट करें इसको, कैसे करेंगे जी? आंसर कैसे आएगा इसका, मतलब इनमें से हम निकालें कैसे? मल्टीप्लाई करके क्या ऐड करेंगे? C0 इंटू A0 क्यों करेंगे? हम प्लस कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लायर है ये, मल्टीप्लायर है, एडेड लिखा हुआ है। हाउ यू कैन मल्टीप्लाई? आप मल्टीप्लाई कैसे? ऑप्शन में मल्टीप्लाई है, तुम मल्टीप्लाई, एक्सॉर भी था, एक्सॉर क्यों नहीं किया तूने? कॉम्प्लीमेंट भी था, कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया तूने? ऑप्शन में मल्टीप्लाई, तुम मल्टीप्लाई करना थोड़ा शुरू कर दोगे, इट्स अ एडर, ऐड कह रहा है तुम्हें, मल्टीप्लाई थोड़ा कह रहा है। तो कैसे करेंगे जी बताओ? C1, C0 प्लस A0 प्लस B0 और S1 कहां है यहां पे? अब एक और चीज ध्यान दो, ना C0 है, ना C है, ना C2 है, ना S0 है, ना S1 है, ना S2 है, कुछ नहीं है यहां पे। अब वैल्यू कैसे लोगे बताओ जी? समझ आ रहा है क्वेश्चन की नहीं आ रहा है? ये हम ऐड करना चाहते हैं और ऐड करने का एक लॉजिक है सिंपल। अब देखो जी यहां ध्यान से, हम ले रहे हैं पहले A0 और B0 को, इनको देखो बस ध्यान से, S0 पे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे जनरेटर, कैरी जनरेटर फंक्शन निकालना है C3 को, तो मैं थोड़ा कैरी पे फोकस कर रहा हूं यहां पे। अब देखो अगर मेरे पास A0 और B0, अगर इनकी वैल्यू A0 एंड B0, इनकी वैल्यू ऐसी क्या हो कि C1 पे 1 आए। क्वेश्चन समझ आ गया? C0 को छोड़ दो, अभी A0 और B0 की ऐसी क्या वैल्यू हो कि C1 पे 1 आए। क्या होना चाहिए? ये दोनों 1 1 होने चाहिए। अगर ये 1 हुआ, ये 0 हुआ तो, अगर ये 0 ये 1 हुआ तो, अगर ये 0 और 0 हुआ तो C1 इज इक्वल्स टू व्हाट? इस फॉर्म में बोलो मुझे आंसर, A0 डॉट B0। अब देखो ध्यान से, C1 would be 1 if we go with A0 into B0, और A1 भी, A0 भी 1 होना चाहिए और B0 भी क्या होना चाहिए, तब जाके C1 क्या आएगा मेरे सामने? 1 आएगा। क्लियर हो गया? मैं यहां पे ऐड करना चाहता हूं ना इन दोनों को, पर मैं ऐड करने के बाद मेरे पास C1 में 1 कब आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। मेरे पास C1 में 1 कब आएगा? तभी आएगा जब दोनों क्या होंगे? 1 होंगे। अगर दोनों 1 1 होंगे तभी मेरे पास क्या आंसर आएगा? दैट इज 1 आएगा। डन आ गया? कुछ और हो सकता है कि C0 को भी इंक्लूड करूं तो कुछ और बन सकता है, यहां पे कोई और लॉजिक बन सकता है। देखो जरा क्या बन सकता है जी? तीनों 1 1 होंगे तो C0 को इंक्लूड करना पड़ेगा ना, C0 की वैल्यू कहीं मुझे कुछ लेनी पड़ेगी। बट यहां पे अगर आप देखो कहीं पे C0 गिवन ही नहीं है, कहीं बता रखा है C0 के बारे में? उसने कैरी इन दे रखा पर C के बारे में कुछ बता रखा है? अगर नहीं बता रखा देन आई एम टेकिंग ऑलवेज C0 इज इक्वल टू व्हाट?
अगर कुछ वैल्यू दे रखी होती इसका मतलब उसकी वैल्यू वो 1 कंसिडर कर रहा है, पर कहीं उसने यहां पे नहीं लिखा ना C0 या C, इसका मतलब इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या लेकर चल रहा है, और अगर ये 0 लेकर चल रहा है तो C1 की इक्वेशन मेरे सामने ये बनती है कि C1 क्या बनेगा, A0 इंटू B0। देखो मैं यहां पे ये इक्वेशन SOP कब लिखता हूं, ये सारी SOP है कि नहीं है, ये SOP मैं कब लिखता हूं, जब मेरे पास SOP 1 होती है। बात समझ आ रही है, जब उसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। डन हो गया, उसका रिजल्ट 1 आता है, और जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी चीज को और 1 आए, मतलब सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 1 है। सीधी बात है ना, अगर मैं इन दोनों को आंसर 1 कह रहा हूं मतलब दोनों क्या होंगे, ये तीनों क्या होंगे, ये चारों क्या होंगे, ये चारों क्या होंगे। इसका मतलब अगर मैंने ये भी ले लिया बेटा, इसका मतलब A2 की वैल्यू 0 होगी, पर कॉम्प्लीमेंट आगे क्या आएगा, और ये दोनों क्या होंगे। समझ आ रही बात, जब मैं SOP लिख रहा हूं इसका मतलब सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, तभी तो SOP लिख रहा हूं, वरना तो वो टर्म 0 बन जाएगी पूरी। आई थिंक क्लियर। तो मतलब सारे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद 1 होनी चाहिए, पर 1 होनी चाहिए। डन हो गया। तो अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि C1 इज इक्वल टू A0 डॉट B0, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, 1 होगी, तब जाके C1 की वैल्यू क्या होगी। अब समझ आया कि नहीं आया। अब C1 के हिसाब से मैंने इक्वेशन बना दी, अब C2 के हिसाब से इक्वेशन बनाना जरा। C2 यहां 1 कब आएगा, जब A1, ध्यान से सुनो पहले, जब A1 डॉट B1 होगा, जब ये दोनों 1 होंगे तो कैरी 1 आएगा। अभी C1 को भी लेंगे, पर जब A1 और B1 1 1 होंगे तब मेरा C2 क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। और कोई पॉसिबिलिटी कि अगर इन दोनों में से कोई एक 0 हो गया, चलो वो तो जो भी रहेगा, पर अगर C1 भी 1 हो जाए, अगर C1 भी 1 हो जाए और इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो तो भी मेरे पास क्या रहेगा, आंसर 1 ही होगा। थोड़ा पॉसिबिलिटी सोच लेते हैं। A1 इज 1, B1 इज 1, C1 इज 0, तो कैरी क्या आएगा C2 का, 1 आएगा। ये क्लैरिटी हो गई, राइट। अब ये वैल्यू 1 है, अब इसके साथ मैंने इसको 1 रख दिया पर ये 0 कर दिया, तो भी C2 1 है, तो भी C2। और अगर मैंने इसको 0 कर दिया और इसको 1 कर दिया तो भी C2 1 है ना। इसका मतलब प्लस C1 इंटू वी आर हैविंग A1 प्लस B1, ये इक्वेशन बनेगी। समझ आया कि नहीं आया, ये समझ आई इक्वेशन। थोड़ा ब्रेक कर देता हूं इस इक्वेशन को, थोड़ा ब्रेक कर देता हूं। अगर C1 1 होगा, उसके साथ कौन सा 1 होना चाहिए तब C2 1 होगा, A1 अगर 1 हो तो भी वही होगा, प्लस अगर C1 के साथ B1 भी हो गया तो भी 1 होगा। अब ठीक लग रही इक्वेशन, मैंने बस C1 को कॉमन लेकर लिख दिया था A1 और B1, बात वही कर रहा हूं, देख लो ध्यान से। डन हो गया। मतलब C2 इज इक्वल्स टू A1 इंटू B1, अगर दोनों 1 हुए तो भी आंसर 1 आएगा। प्लस को ना मान के चलो, और लॉजिकल ऑपरेशन करते हो ना, और एंड, लॉजिकल, अर्थमेटिक नहीं, लॉजिकल करते हो और एंड, तो और या तो ये, और या तो ये, और या तो ये, पर अगर तीनों ही मेरे पास हो गए तो भी तो कैरी 1 ही आएगा कि नहीं आएगा। मेरे पास ये तीनों 1 है, तीनों 1 है तो भी तो कैरी 1 आएगा, तो मतलब तीनों ही ट्रू हो गए ना, तभी आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। समझ आ रही बात। इसको मैंने ब्रेक कर रहा हूं, ब्रेक क्यों कर रहा हूं, मैं इसको यहां लिख रहा हूं जी C1 A1 प्लस B1, बस ये लिखा था मैंने, ये लो जी, ठीक है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये मेरे पास उनकी सेकंड इक्वेशन, क्लियर है, यस और नो। अब C1 की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं ऊपर से यहां पे, C1 की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पे तो क्या बनेगा जी। अभी मैंने C1 की वैल्यू क्या निकाली थी, A0
डॉट बी नॉट। C2 की वैल्यू क्या निकाली है जी? A1 डॉट B1 प्लस C1 A1 प्लस B1। अब C1 की जगह मैं ये लिख रहा हूं, तो A1 डॉट B1 प्लस A0 डॉट B0, और इसको आपने करना है जी A1 प्लस B1 से एंड एक्सपैंड करोगे अभी, तब जाके इक्वेशन बनेगी इनमें से कोई। अब देखो कुछ कुछ इक्वेशन मैच कर रही है, A1 और B1 वगैरह हो रहा है, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अब समझ आया कि एंड कैसे हो रहा है, जबकि हम कर प्लस रहे थे, राइट। अब आ जाओ जी C3 पे। C3 पीछे चलते हैं। C3 पे 1 कब आएगा, मतलब यहां 1 कब आएगा? सेम, या तो A2 और B2 को अगर हम कर दें, या C2 के साथ A2 हो या C2 के साथ, मतलब जो C1 के साथ इक्वेशन लिखी थी वही हमारे पास इसके साथ इक्वेशन आएगी। बोलो जी। C3 इज इक्वल्स टू A2 डॉट B2 प्लस C2 A2 डॉट प्लस B2। अब डायरेक्टली लिख दूं, है ना? अब तो क्लियर ही है। अब C2 की प्लेस पे क्या लिख रहा हूं जी मैं? ये वाली इक्वेशन, और वो मेरा आंसर किसका निकलेगा? C3 का। अब देखो C3 में कहीं पे A2 डॉट B2 आ रहा है? कहां आ रहा है? A में आ रहा है, B में आ रहा है, D में भी आ रहा है, C में आ रहा है? अभी तो नहीं लग रहा देखकर, पर एक्सॉर खोल के क्या पता लग जाए, है ना? अभी तो नहीं लग रहा देखकर, राइट। तो अभी इसको एक्सपैंड कर लोगे, एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आंसर इनमें से किसे मैच कर जाएगा, और मैच किसे कर रहा है? A से। एक्सपैंड करेंगे, आंसर किसे मैच करेगा? A से मैच करेगा। एक्सपैंड कर लो, A1 आपके पास आ गया, A2 आ गया, B2 आ गया। अच्छा ऐसा करो, पहले इसको एक्सपैंड करो, ध्यान से सुन लो, इसको एक्सपैंड कर लो पहले, ठीक है? तो यहां इसको सॉल्व कर रहा हूं पहले, क्या आएगा? A1 डॉट B1 एज इट इज प्लस A0 के साथ A0 के साथ B0, और B0 के बाद A1 प्लस व्हाट? A0 B0 एंड कहीं मैच कर रहा है कुछ ऐसा? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर? डन है? ये किसकी वैल्यू आई है बेटा? अब ये सारा C2 उठाना है और यहां डालना है, मतलब हर एक के साथ A2 आएगा और यही इक्वेशन रिपीट करेगी हर एक के B2 के साथ। मतलब मेरे पास इक्वेशन क्या बनी? A2 B2 प्लस ये ले रहा हूं पूरी इक्वेशन और इसको C2 से A2 से करना है जी, A1 B1 A2। ये बन रहा है कहीं पे? थोड़ा आगे पीछे होगा पर बन रहा है, राइट। प्लस व्हाट? आपने इसी इक्वेशन को उठाया, मानो B2 भी लिख दिया साथ में, तो A1 B1 एंड B2। तो इसके साथ ये लिखा, इसके साथ ही ये लिख दिया, ठीक हो गया? ऐसी इसके साथ ये लिखो, इसके साथ ये लिखो, इसके साथ ये लिखो और इसका ये लिखो, दैट इज मैचिंग विद द आंसर A। सो A मेरा आंसर है बेटा। समझ आ गया, हाँ या ना? किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं जी। मैं कैरी जनरेटर निकाल रहा हूं, तो कैरी जनरेटर का मतलब क्या हुआ कि वहां पे वैल्यू 1 कब होगी? जब आपके पास बाकी जगह भी आंसर 1 होंगे। अगर हर एक के कैरी 0 हुए तो C3 की वैल्यू कभी 1 हो ही नहीं सकती। अगर मेरे पास बेटा इस इक्वेशन में चल पीछे, यहां ध्यान से देख, C1 की वैल्यू 1 होगी तो जाके आगे फर्दर C2 की वैल्यू 1 में पॉसिबिलिटी लेकर आ सकता हूं। पॉसिबिलिटी आएगी तो हमेशा वैल्यू आपके पास 0 0 ही होनी चाहिए या 1 1 ही होनी चाहिए। कैरी जनरेट तो कभी नहीं होगा। इसका कैरी कब जनरेट होगा? जब ये होगा, जब इसका कैरी जनरेट होगा तो मैं आगे निकालूंगा। C2 अब आगे C3 कैसे बनेगा? आप उसको भी 0 अज्यूम कर रहे हो, मतलब आप एक स्पेसिफिक नंबर के लिए आंसर निकाल रहे हो ना। फिर मेरे पास तो A1 और A2 बेटा कोई भी वैल्यू हो सकती है, आइदर 0 आइदर 1, पर बुलियन फंक्शन के लिए 1 तभी होगा जब वही वैल्यूज पर्टिकुलर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन जब आप करेंगे आपका कैरी 0 क्यों नहीं है? बिकॉज यहां पे मेरे पास कहीं वैल्यू, अगर C होता, C मतलब ये C0 की बात कर रहा है, मैंने C0 इसलिए लिखा बिकॉज ये A0 और B0 था। अगर C कहीं होता, इसका मतलब मैं इसको क्या अज्यूम करता?
1 अज्यूम करता और इसकी भी आगे फर्दर C1 में प्रेजेंस आती, पर क्यों नहीं आई? उसमें नहीं थी कहीं पे, तो हमने कहीं लिखा। उसने तो C0 C1 C2 कुछ नहीं लिखा ना, उसने क्या लिखा है? क्लियर है यहां तक? यस और नो? ठीक है, अब इसको आगे फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। करो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2.17। सो हमारे पास गिवन है, वी कंसीडर द एडिशन ऑफ टू टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर, बाइनरी एडर फॉर एडिंग अनसाइंड बाइनरी नंबर्स इज यूज्ड टू ऐड टू नंबर्स, द सम इज डिनोटेड बाय C से डिनोट करेंगे एंड द कैरी आउट इज C आउट। इसका मतलब थोड़ा सा इसको डिफाइन करें तो आपके पास जी यहां पे A0 है, B0 है, A1 है, B1 है, और ऐसे करते करते AN-1 है और BN-1 है। ठीक हो गया? और आपके पास जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा जी? C0 C1 एंड CN-1। इसने कहा है ना ऐड करके आंसर ये डिनोट कर रहे हैं, S0 S1 नहीं ले रहे, इसने जो लिखा है हम भी वही लिख रहे हैं, राइट? और कैरी आउट क्या हो गया? ये वाला इज माई कैरी आउट, जो फाइनली मेरा कैरी आउट निकलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज द ओवरफ्लो कंडीशन? व्हाट इज ओवरफ्लो कंडीशन? जब एक्स्ट्रा बिट आए, लिख लो ये चीज। द ओवरफ्लो कंडीशन इज, the overflow condition is that if we add n bits, we are getting the answer n plus 1 bits. We are getting the answer n plus 1 bits. और अब क्या ये टूज कॉम्प्लीमेंट की कहीं बात कर रहा है? मेरे पास टूज कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। अगर टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसका मतलब मेरे पास यहां पे क्या वैल्यूज होंगी ताकि वो आगे फर्दर कैरी बिट 1 को जनरेट कर सके। सिंपल सा ये क्वेश्चन। ऐसी क्या वैल्यूज होंगी A0 और B0 की, तब जाके मेरे पास ये वैल्यूज जो आगे निकल रही हैं वो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। सारे सोचने हैं, सिर्फ एक को नहीं सोचना। तो हम सारी पॉसिबिलिटी सोचे चलेंगे ना। और टूज कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, अगर टूज कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है इसका मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। आप यहां पे एक सिंपल नंबर लेकर चल सकते हैं, मानो 4 बिट का नंबर ले लो, 3 बिट का नंबर ले लो। क्लियर हो गया? तो उसकी रेंज बनाओ एक कि टूज कॉम्प्लीमेंट उसकी रेंज क्या बनती है। इफ आई टेक समथिंग 4 बिट नंबर, n की वैल्यू मैंने 4 ले ली, अगर n की वैल्यू 4 ले ली है तो मेरे पास नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक रेंज क्या होगी? नेगेटिव क्यों सोच रहा हूं मैं? बिकॉज टूज कॉम्प्लीमेंट है वहां पे। क्लियर हो गया? अब देखो आप दो नंबर ऐड करने की बात कर रहे हो ना, क्या ये दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे? जरूरी नहीं है। दोनों नंबर नेगेटिव होंगे? हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक। ये सारी पॉसिबिलिटी सोच के मैं देख रहा हूं कि ओवरफ्लो कब होगा। ये सारी पॉसिबिलिटी सोच के मैं सोच रहा हूं कि ये ओवरफ्लो कब होगा। क्लियर हो गया? पर द क्वेश्चन इज कि क्या कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है इसमें? हो सकता है, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है मेरे सामने कि आई एम डूइंग एडिशन ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर्स। मतलब एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। डन हो गया? तो अगर मैं 4 बिट का n ले रहा हूं यहां पे, देखो तभी उसने n-1 कहा है। अगर मैं 4 बिट का n ले रहा हूं, इसका मतलब एक नंबर लेते हैं दैट इज 10। तो अगर मैं 10 ले रहा हूं यहां पे, तो 10 क्या मेरी टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज में आता है? 10 मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज में आएगा। अगर मैं n को 4 लूंगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट में एक बिट कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? साइन बिट के हिसाब से। तो अगर मैंने n 4 लिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज एंड मिनिमम रेंज? मैक्सिमम इज +7, मिनिमम इज -8। वो इसकी बात कर रहा है, मतलब एग्जांपल अभी मैं 4 पे ले रहा हूं। वो कह रहा है कि इनमें से आप किसी भी नंबर को ऐड करो, मानो 4 बिट का एग्जांपल है, तो n इनफाइनाइट जा रहा है, बट मैं इनमें से किसी को ऐड करूं कि ओवरफ्लो है। अब तुम मुझे पॉसिबिलिटी बताओ कि किनको ऐड करने से ओवरफ्लो आएगा? -8n। इसका मतलब आप मुझे कह रहे हो अगर 2 माइनस आ गए देन देयर कैन बी एन ओवरफ्लो। अब मैं इसकी बात को क्या कह रहा हूं?
देयर कैन बी एन ओवरफ्लो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि ओवरफ्लो होगा ही, इट्स कैन बी एन ओवरफ्लो। कैन बी क्यों? क्योंकि अगर मैं -3 और -2 लूं तो ओवरफ्लो नहीं है, पर -8 -7 ले लूं तो ओवरफ्लो है, इसका मतलब ओवरफ्लो हो सकता है ना। अब दो पॉजिटिव नंबर भी ले लो, ऐसे ओवरफ्लो हो जाएगा, हो सकता है, चांस है, पर ये तो चांस ही कभी कभी नहीं होगा, गारंटी करते हो नहीं। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया तो ओवरफ्लो हो सकता है। सोच लो, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर बोल दो और मैं 0 को भी पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, ठीक है, कभी नहीं होगा। मतलब देयर इज नो ओवरफ्लो कंडीशन एवर ओवर हियर, हो ही नहीं सकता, है ना। मैंने उठा लिया जी 7, हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव कोई भी उठाऊंगा तो कम ही होगा ना, बढ़ेगा तो नहीं। ऐसे ही माइनस मैंने 8 हाईएस्ट उठा लिया, अगर 0 भी मैंने ऐड कर दिया तो भी आंसर -8 ही रहेगा। क्लियर हो गया। और प्लस ऐड किया तो किस तरफ जाएगा, उस तरफ ही जाएगा, कभी वैल्यू मेरे पास ओवरफ्लो नहीं आएगा। अब इनमें से मैं कैसे निकालूंगा कि मेरा ओवरफ्लो है कौन सा? समझ आ रही है बात जो मैंने बोली या नहीं? क्लियर है यहां तक? तो अब मेरे पास ओवरफ्लो कंडीशन कैसे बनेगी? अब ओवरफ्लो कंडीशन ऐसे बनेगी, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, दो नेगेटिव नंबर लेते हैं कोई भी, ठीक है, दो नेगेटिव नंबर लेते हैं जिसका ओवरफ्लो बन रहा, ठीक है, ऐसे करते हैं पॉजिटिव लेते हैं पहले, नेगेटिव है तुम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने में टाइम लगाओगे। दो पॉजिटिव नंबर लो जिसको ऐड करने से मेरे पास क्या बन रहा है, ओवरफ्लो। मान लो 7 और 2 ओवरफ्लो है, 7 की बाइनरी, 7 की बाइनरी भाई 2's कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, साइन बिट का भी ख्याल रख लिया करो। नेक्स्ट इज व्हाट, 2 की बाइनरी। अब ये दोनों वैल्यूज मेरी सेम है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज है ना, राइट। तो 1 1 + 1, नेक्स्ट 0 और यहां पे क्या आ गया 1। अब मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू का आई ऐड कर रहे हैं हम, ऐड करके मेरे पास क्या बन रहा है, दिस इज 0 1 आया, ये बना वैल्यू, मेरे पास वैल्यू क्या हो रही है। इसका मतलब मैं अगर कैरी को ले रहा हूं यहां पे, जो मेरे पास सी आउट बन रहा है, वैल्यू क्या बन रही है। ध्यान से क्वेश्चन फिर देखो एक बारी, कोई भी एक वैल्यू लेते हैं जो आपके पास बन रही है जी, दैट इज 0 1 1 1, ठीक है, दैट इज वी आर टेकिंग अ साइन बिट ओवर हियर। अब मेरे पास साइन बिट है, साइन बिट तो मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, छोड़ दो इसको। अब यहां पे साइन बिट लूंगा पर इसको ऐड तो नहीं करूंगा। अगला बोलो क्या आ रहा है, 0 1 0 एंड साइन बिट इज 0, ऐड करो जी, क्या बना, नेक्स्ट इज नेक्स्ट, और ये जो 1 आ रहा है ये मेरे पास क्या बन गया, साइन बिट में जा रहा है, तो इट्स ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन क्यों लूंगा मैं इसको, बिकॉज साइन बिट पे उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए, है ना, साइन बिट पे उसका इफेक्ट, पर साइन बिट बना के अगर मैं इसको 1 लेता हूं तो जाके 9 बनेगा। ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इस ओवरफ्लो में इन दोनों को ध्यान से देखो, रेदर इन तीनों को ध्यान से देखो, दिस वैल्यू इज an-1, ध्यान से देखो क्या गिवन है, C0 से लेकर Cn-1 तक गिवन है ना, मतलब जो लास्ट डिजिट है मेरा वो क्या है मेरे पास, ये वैल्यू गिवन है। अगला क्या हो गया, दिस इज Bn-1, डन, और जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, दैट इज Cn-1। और इक्वेशन में देखो सी आउट भी गिवन है, वो तो चलो बात की बात है जो बाहर आ रहा है, बट बाकी जो Cn-1 गिवन है वो सारी जगह पे यही गिवन है, सी आउट को बाद में देखेंगे। इतना क्लियर हुआ कंसेप्ट की नहीं हुआ। अब दो नेगेटिव नंबर्स लो जिनसे मेरा आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, ओवरफ्लो। तो मैं 8 ले लेता हूं, -8, -8 की बाइनरी क्या है जी, 1 0 0 0, 1 इज माई साइन बिट, 0 0 0 इज माई बाइनरी। अगला बोलो जी, एक ले लेते हैं 1 लेते हैं, सिंपल ही है, 1 की बाइनरी बोलो, 1 की बाइनरी, -1 की कह रहा हूं, दैट इज सारे 1 1 हो गए, दो नेगेटिव नंबर्स लेने हैं। अब बोलो जी 0 1, नेक्स्ट 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 0, और फिर मेरे पास 1 एक और आ रहा है, इसका ओवरफ्लो कंडीशन आ गया। इसका मतलब ध्यान दो यहां पे कि अगर मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं तो मेरे पास वैल्यू नीचे चेंज हो रही है, नीचे वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
वेराज अगर मेरे पास कोई भी नंबर छोटे होते यहां पे और उनको मैं ऐड करता तो मेरे पास ओवरफ्लो कंडीशन नहीं आती। इधर ध्यान से देखो और अपने इक्वेशन बनानी है वहां पे कि मेरे पास ओवरफ्लो कब आएगा, मेरे पास ओवरफ्लो कब आएगा। तो बुलियन फंक्शन जो पीछे एडर वाला काम किया ना उसी से ही बनेगा ये इक्वेशन जो बनानी है आपने। मेरे पास ओवरफ्लो कब आएगा, थोड़ा सोचें इसको। ये वाली वैल्यू सोचो जो एक्सट्रीम इस तरफ है, थोड़ा सा पीछे चलता हूं मैं। ये वैल्यू सोचो, वैल्यू यहां पे जो हम ले रहे हैं वैल्यू, इसके साथ सोचो। दोनों वन होंगे तो जाके मेरे पास यहां पे एक जीरो आया और कैरी आएगा। अगर दोनों जीरो हो गए तो कैरी आएगा। अगर मेरे पास ये वन हो गया, ये जीरो हो गया तो भी क्या कैरी आएगा? वन और जीरो हो गया तो भी कैरी आएगा, आ सकता है अगर पिछला कोई कैरी आए तो, अगर कोई पिछला कैरी आए तो, वरना तो मेरे पास कैरी नहीं आएगा। कहीं पिछले कैरी की बात हो रही है इस इक्वेशन में? अगर मेरे पास an-1 है, bn-1 है, cn-1 है तो कहीं बात हो रही है यहां पे c वाले पिछले वाले कैरी की? इक्वेशन में आ रहा है, मतलब पिछले वाला कैरी देखने की जरूरत। अब इसमें से देखकर बताओ, अब समझ आ रहा है मैं पिछला कैरी क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि मेरे पास इक्वेशन में कहीं पिछला कैरी नहीं है। डन हो गया? सी आउट की वैल्यू क्या आती है वो अलग चीज है, पर मेरे पास बाकी इक्वेशन क्या बनती है दैट इज अ क्वेश्चन। पॉसिबिलिटीज क्या है मेरे पास कि मेरे पास यहां पे वन कैरी आए। अगर ये वन होगा, ये वन होगा तो ये जीरो ही होगा तो वन कैरी आएगा, है ना? अगर मैं इतनी सी इक्वेशन बनाऊं ना तो क्या बनती है? an-1 इसकी बात कर रहा हूं इंटू bn-1 इसकी बात कर रहा हूं, और ये cn-1 है। क्या लिखें? cn-1 का कॉम्प्लीमेंट, कि ये जीरो है तो अगर ये वन होगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? ओवरफ्लो कंडीशन आएगी। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब समझ आया मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं ऑप्शन को? कि मेरे पास अगर ये वन होगा तो ये जीरो ही होगा ना, और तभी कैरी आएगा, और मैं cn-1 की बात कर रहा हूं। अगर ये जीरो हुआ तो उसको क्या ले लूंगा? कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो वन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जीरो ही आएगा ये। तब जाके मेरे पास आंसर क्या आएगा कि मेरे पास कैरी आएगा। और कोई पॉसिबिलिटी बताओ जो ऐसे करने से, इन तीनों को एडजस्ट करने से मेरे पास कैरी आएगा? कोई और पॉसिबिलिटी है? पिछला कैरी भी सोच लूं पर पिछले कैरी को यहां लिखना नहीं कहीं पे। पिछला कैरी भी अगर मैं सोच लूं पर लिखना नहीं कहीं पे, आ गया तभी लिखना नहीं कहीं पे, एज एन इक्वेशन में कहीं नहीं आएगा, पर कुछ लग रहा है कि कोई पॉसिबिलिटी बन रही है। इसका मतलब अगर मेरे पास दोनों ही, देखो मैंने 8+1 किया था या 7+2 किया था। 7+2 में क्या लिखा था? देखो 7 की बाइनरी बोलो, पॉजिटिव 7 की, पॉजिटिव 2 की। इसमें से an-1 कौन है और bn-1 कौन है? इसमें से an-1 कौन है और bn-1 कौन है? जिनको मैं ऐड कर रहा हूं एज पर द टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर, टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर में ऐड कर रहा हूं। ऐड करो जरा इसको, क्या बना? 1। नेक्स्ट क्या गया? 1+1 0, 1, अगला 0, और ये, और वैल्यू क्या आ रही है? 1, मतलब एक्स्ट्रा बिट आ रही है। अगर तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा बिट आ रही है इसका मतलब क्या हुआ? पिछली वैल्यू तो मेरी 0 0 ही है ना, 0 0 होने पे भी 1 आ जाए इसका मतलब कहीं से कैरी आया था। अगर 0 0 होने पे भी 1 आ जाए इसका मतलब कहीं से कैरी आया था। उसको मेंशन नहीं किया इसने कहीं पे, पर कहीं से कैरी आया था। तब जाके पॉसिबिलिटी क्या बनी है? 1 बनी है, और ये गलत है। यहां पे ओवरफ्लो कंडीशन है कि नहीं है? अब ऐसा कभी भी कोई दो पॉजिटिव नंबर लो जो ओवरफ्लो जनरेट करते हो, पहले लो जो नहीं करते हो। 5+2 ओवरफ्लो है, बोलो जी। 5 इज व्हाट?
2 इज व्हाट, अभी भी दोनों 0 0 ही हैं, पर यहां पे मेरे पास 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ओवरफ्लो। समझ आ रही बात? अगर ये दोनों 0 0 होने पे 0 दे रहे हैं, मतलब देयर इज नो ओवरफ्लो कंडीशन। पर हर ओवरफ्लो को सोचो, हर ओवरफ्लो को सोचो। मैंने मिनिमम लिया यहां पे 7 + 2 ले लिया। आप 7 इज द हाईएस्ट नंबर ना फॉर दिस। अगर मैं 7 + 1 भी ले लूं, मैं 7 + 1 भी ले लूं, क्या होगा? ओवरफ्लो है तो यहां 1 जरूर आएगा, आएगा। मतलब ओवरफ्लो बनने की दो कंडीशन हो गई, या आपके पास an-1 होता, bn-1 होता और cn-1 का कॉम्प्लीमेंट होता। दूसरी कंडीशन क्या है ओवरफ्लो की? an-1 क्या है जी? 0 है। bn-1 क्या है जी? और जो c है, cn-1 क्या है? कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तब मेरे पास क्या बना? ये ओवरफ्लो कंडीशन। आया समझ? और कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो बना लो, बनती नहीं है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे तब ओवरफ्लो कंडीशन होगी, दोनों नेगेटिव होंगे तब होगी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो नहीं होगी। इसमें से आंसर किसमें मैच कर रहा है? बी वाले से प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है। यहां पे ये होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ध्यान रखना। तो बुक में कट कर लो, ये इट इज नॉट होल कॉम्प्लीमेंट, इट इज इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट। डन हो गया? होल कॉम्प्लीमेंट मतलब चेंज हो जाएगा। डन है यहां तक? हाँ, फिर डी मॉर्गन्स लग जाएगा। तो ये इसका आंसर है, यही आंसर बी आंसर है, बट इज an-1 bn-1 cn, और ये cn-1 नीचे है, हो कॉम्प्लीमेंट, प्लस an-1 कॉम्प्लीमेंट, ब्रेक bn-1 कॉम्प्लीमेंट एंड cn-1 इज आउटसाइड द कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। ये इक्वेशन बताती है कि अब मेरे पास ओवरफ्लो कंडीशन है। समझ आ गया? दिस इज माय ओवरफ्लो कंडीशन। ये दोनों क्या है बेटा? तब भी तेरा आंसर 1 आ जाए, ये कैसे हो सकता है बेटा? ये है वैल्यूज an-1। तुम इसको यहां तक क्यों रोक रहे हो? तुमने यहां तो नहीं मुझे बोला ये चीज, यहां तो तुमने नहीं बोली मुझे ये चीज। मैंने क्या मार्क किया था? ये वैल्यू। क्लियर हो गया? तो वैल्यू जब मैं ले रहा हूं तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या बन रही है? यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव पूरे टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे ना, तो वैल्यू क्या बनेगी नीचे? अगर बन रही है इसका मतलब क्या है कि वैल्यू गलत आ रही है, पीछे से कहीं कैरी आ रहा है मेरे पास, तभी ओवरफ्लो कंडीशन आएगा। ऑप्शन ठीक कर लो, ये वाली यहां पे ब्रेक करना है जी इसको। हाँ जी, इसका कोई मतलब नहीं है यहां पे। जब तुम्हें टूस कॉम्प्लीमेंट कह दिया बेटा तो इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। इसका रेलिवेंस क्या है? फॉर एडिंग अनसाइंड बाइनरी नंबर्स की जो आपके पास लास्ट बिट है आप उसको भी ऐड कर रहे हैं, मतलब इससे तुम्हारी एडिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जब आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? एसेज आएगी। क्लियर हो गया? देखो एक चीज समझो, टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन सारों को आती है, टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन सारों को आती है, पक्का? क्वेश्चन करें जी एक, टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन करें क्वेश्चन? लिखो जी एक क्वेश्चन फिर। -10 + 2, -10 + 2, और कितने बिट्स मैं आपको दे रहा हूं इसे कन्वर्ट करने के लिए? दैट इज 6 बिट्स। 6 बिट्स में आपने ये काम करना। -10 + 2, आ गया आंसर? कितना? बाइनरी में ही चाहिए ऐसे तो आप निकाल ही लोगे। 11 1 1 1 1
000, तो यहां पे तो हम बिगर माइनस स्मॉलर कर रहे हैं या स्मॉलर माइनस बिगर कर रहे हैं? नहीं, ऐड ही करना है, पर वैल्यू क्या कर रहे हैं? स्टेप बताओ क्या किया तुमने? किसको किया? -10 को। 10 की बाइनरी बेटा 0 0 1 0 1 0, 6 बिट में। 2 की बाइनरी तो छोड़ते हैं अभी। क्या किया इसका? 2's कॉम्प्लीमेंट। कितना आया जी? तो ये आपके पास आ गया 1's कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया, और 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया यहाँ पे? दैट इज 1 1 0 1 1 0। ये आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट के बाद आप क्या कर रहे हैं इसके साथ? +2। 2 की बाइनरी बोलो जी। 0 0 0 0, करो ऐड। 1 1, नेक्स्ट। ये आंसर है आपका, और ये आंसर -2 है। नहीं, वो तो आप कर ही लेंगे, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये -2 है? सॉरी, ये आपका माइनस में है? माइनस में है, कैसे पता? तो तुमने साइन बिट को भी चक्के ऐड कर दिया? तुमने साइन बिट को भी ऐड कर दिया? किया है तुमने? क्यों नहीं किया? तुमने किया है, तब भी किया है। ऐसे नहीं किया क्या? तब भी तुमने किया। अगर तेरा आंसर ये आ रहा है, इसका मतलब तूने क्या किया बेटा? ये जो वैल्यूज हैं वो साइन बिट हैं, इसको भी तुमने ऐड किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? तो वही चीज आपके इस क्वेश्चन में जो मुझे बच्चे ने पूछा, बाइनरी एडर फॉर एडिंग अनसाइंड बाइनरी नंबर्स, मतलब है वो 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर, पर आप साइन बिट को भी क्या करोगे? ऐड करोगे। आपका एडर साइन बिट को भी क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि जब हम करते हैं एडिंग तो साइन बिट को ऐड करते हैं। कभी ऐसा करते हैं कि इनको नहीं करते ऐड और तब आंसर निकालते हैं? निकाल लेना, निकलेगा आंसर गलत, निकलेगा आंसर पर गलत होगा ऑब्वियसली। तो आप साइन बिट को नॉर्मली ऐड करते ही है ना, अलग से कुछ नहीं रखते, बस वही चीज गिवन है यहां पे। चलो जी, अगला क्वेश्चन। ये तो किया भी हुआ है। 20 वाला डाउट पे आया हुआ है जी। क्या आंसर है? 9 है जी। निकालिए सर उन्होंने ना, डिकोडर कराया हुआ पहले भी। चलो अगला 21 में क्या है जी? सपोज ओनली 1 मल्टीप्लेक्सर एंड 1 इन्वर्टर अलाउड टू बी यूज्ड इन इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर नीडेड? चलो मल्टीप्लेक्सर लेते हैं जी, सिंपल सा, दैट इज 2n इंटू 1 का मल्टीप्लेक्सर, ठीक है जी। और यहां पे हम ले लेते हैं 8 कर देते हैं, 8 इंटू 1, तो क्या होगा? 3 4 5 6 7 8, 1, और कितनी सिलेक्ट लाइन्स हो गई? 3 सिलेक्ट लाइन होंगी। ये स्ट्रक्चर हो गया मेरे मल्टीप्लेक्सर का। अब मुझे बताओ, जो इनपुट होती है वो 0 होती है कि 1 होती है? जो इनपुट होती है ये वाली I0, I1, I2, I3, ये 0 होती है कि 1 होती है? कुछ भी हो सकती है। इसलिए इसका ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाते थे कि मानो कि अगर मैंने इसको ABC ले लिया तो दिस इज माय ABC, और मेरे पास कोई F आउटपुट आ गई, इसको F मानते हैं, तो यहां पे हम 0 लिखेंगे 1 लिखेंगे? क्या लिखते थे यहां पे? देखो यहां तो चार्ट पता है ना, यहां लिखते थे जी कि अगर ये 0 0 0 हुए तो ये 0 0 0 पे जो I0 होगा वो यहां आ जाएगा। क्या लिखते हो आप यहां पे? I0। अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास ये लिखा होता, सपोज ओनली 1 मल्टीप्लेक्सर आर अलाउड टू बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स, इसका मतलब मैं इसका बुलियन फंक्शन बना सकता हूं कि नहीं बना सकता? बनाया भी हुआ हमने मल्टीप्लेक्सर का। तो मेरा आंसर क्या हो जाता? 2n लाइन इंटू 1 लाइन। बट साथ में तुम्हें वो नॉट गेट यूज करना। नॉट गेट को कैसे यूज करेंगे? नॉट गेट इन्वर्टर इज अ नॉट गेट। अब नॉट गेट तुम्हारा कैसे यूज होगा? तो नॉट गेट अगर देखना है तो थोड़ा सा इसका टेबल बनाना पड़ेगा। बनाओ जी एक ABC का टेबल, पूरी बाइनरी लिखो यहां पे।
तो इस मल्टीप्लेक्सर में मैंने हर इनपुट की एक वैल्यू लिख दी। क्लियर हो गया? मैंने I0 I1 नहीं लिखा, मैंने एग्जैक्टली क्या किया, हर एक की एक इनपुट लिख दी यहां पे। डन है? हाँ, आप वैल्यू लिख सकते हो। आप कुछ भी लिखो बट तुम्हारा इन्वर्टर यूज होना चाहिए। तुम कुछ भी लिखो बट तुम्हारा कहीं ना कहीं ये इन्वर्टर वैल्यू यूज होनी चाहिए एज एन इनपुट। उसने मुझे कहा है ये इन्वर्टर जो आपके पास नॉट गेट है वो कहीं ना कहीं यहां पे, अगर मैं ये मल्टीप्लेक्सर कहता हूं तो यहां कहीं ना कहीं क्या यूज होना चाहिए, इनपुट यूज होना चाहिए। जहां पे नॉट गेट हो तो क्या उससे मेरी इनपुट लाइंस या आउटपुट लाइंस कुछ कम होंगी? आउटपुट लाइन तो हमेशा 1 होंगी। अपनी ऑप्शन देख लो, यहां पे हर जगह 1 लाइन ही आउटपुट है ना, मतलब आउटपुट में कोई चेंज नहीं है। मतलब जो इन्वर्टर लगेगा वो कहां चेंज करेगा, इनपुट में चेंज करेगा, आउटपुट में चेंज नहीं कर सकता, राइट। अगर इनपुट में चेंज करेगा तो मेरे पास, अगर मैं 3 इनपुट 3 सिलेक्ट लाइन लेता हूं तो मुझे इनपुट कितनी लेनी पड़ेगी? अगर मैं 3 सिलेक्ट लाइन लेता हूं तो मुझे इनपुट कितनी लेनी पड़ेगी? 8। अगर मैं यहां पे आपके पास मल्टीप्लेक्सर के अंदर 2 सिलेक्ट लाइन ले लूं तो कितनी इनपुट हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एज पर, इसने मुझसे क्या पूछा बेटा, उसने मुझसे पूछा जी 1 इन्वर्टर के साथ। ध्यान से ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए है आंसर, क्यों नहीं है? इसको तो कैंसिल मान के चलो। अब तुम्हारी इनपुट लाइंस कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? इनपुट लाइंस कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा तो कभी नहीं हो सकती नॉट गेट लगाकर। 2n की वैल्यू कभी इंक्रीज तो नहीं हो सकती। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? इसका मतलब ये ऑप्शन तो मेरा कभी नहीं हो सकता। मेरे पास नॉट गेट लगाकर मैं कभी अपनी वैल्यू इंक्रीज तो नहीं करूंगा। मेरे पास यहां पे वैल्यू इंक्रीज तो नहीं हो जाएगी, इनपुट में कम हो जाएगी या सेम रहेगी, पर यहां पे बढ़ नहीं सकती। करेंगे ना, वही तो करना है, वही तो तुम्हें नहीं आता और ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी हम। सुनो ध्यान से, यहां बढ़ तो कभी नहीं सकती, कम हो सकती है। या तो ये वैल्यू हो सकती है या ये आंसर हो सकता है। तुम्हारा इनपुट लाइन कभी इंक्रीज नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? अब यहां पे अगर मैं इन वैल्यूज को देखता हूं तो मेरे सामने आई एम डिवाइडिंग दिस पेयर ऑफ 2। ध्यान से देख लो, मैंने इस 8 वाले को, n वाले को मैंने 4-4 में एग्जैक्टली, मतलब 2-2 के पेयर में एग्जैक्टली मैंने डिवाइड कर लिया। बना लो, डिवाइड करो और लिखो इसके बारे में। If n is equals to 3, if n is equals to 3, और ब्रैकेट में लिख लो n is a select line, if n is equals to 3, then the input lines are 2 raised to power n. Then input lines are 2 raised to power n. Next point लिखो, if we are taking a certain, if we are taking certain random output in the output line, if we are taking certain random output in the output line, then we have to satisfy the multiplexer, then we have to satisfy the multiplexer as per the output. Then we have to satisfy the multiplexer as per the output. तो अब ये टेबल पे ही हम बात कर रहे हैं, इस टेबल पे ही एक लाइन लिखवा रहा हूं। इफ ए एंड बी आर द सेलेक्ट लाइन्स, if A and B are the select lines, then we can take C as one of the input line, then we can take C as one of the input line to construct the multiplexer, to construct the multiplexer. अब यहां देखो जी कि अगर आपके पास C की वैल्यू 0 और 1 है, या 0 है या 1 है, तो आउटपुट हमेशा क्या आ रही है? आउटपुट क्या आ रही है हमेशा? अब मैं C को सिलेक्ट लाइन मान के नहीं चल रहा हूं, क्या मान के चल रहा हूं? वन ऑफ द इनपुट लाइंस। मैंने ये नहीं कहा कि ये इनपुट होगी हमेशा, क्योंकि इनपुट मेरी कितनी होंगी? अगर 2 सिलेक्ट लाइन है तो मेरे पास क्या हो जाएगा?
4 इनपुट होंगी। तो अगर मैं सी को वन ऑफ द इनपुट लाइन मान के चल रहा हूं तो मेरे पास आउटपुट देखो जी सी के अकॉर्डिंगली, अगर ये 0 1 है तो आउटपुट इज ऑलवेज व्हाट, 1 ही है ना, कोई फर्क पड़ रहा है सी पे। अगर मैं इसको 0 1 मान के चल रहा हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर मेरे पास 0 1 है तो आउटपुट क्या आ रही है, और अगर मेरे पास 0 1 आ रहा है तो आपके पास क्या आ रहा है। अगर आप रैंडम आउटपुट भी लेकर चलते हो कि सर ऐसा करो सारे 1 कर दो, ऐसा करो आप सारे 1 कर दो, तो सारे 1 करने के बेस पे आप सी लोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। मतलब तुम्हारी सारी इनपुट क्या है, 1 ही होंगी। तो आप सी को तो एज इनपुट कहीं मान के नहीं चल रहे। आपको जब कोई आउटपुट ले रहे हो आप, तो आउटपुट उस बेस पे ले रहे हो कि मेरे पास सी क्या हो रहा है, इज वन ऑफ द इनपुट लाइन, तभी मैं रिड्यूस कर सकता हूं, वरना मैं रिड्यूस नहीं कर सकता इसको। और वैल्यू मेरे पास कहीं ना कहीं नॉट गेट वैसे ही नहीं यूज होगा। अगर मैं अब मल्टीप्लेक्सर बनाता हूं इसका, तो मल्टीप्लेक्सर क्या बनेगा, ये रहा मल्टीप्लेक्सर, ये रही मेरी आउटपुट, वैल्यू है जी ए और वैल्यू है बी। अब पुराने वाले इस टेबल को देख लो, इफ द वैल्यू इज 0 0, मैंने 2 के पेयर क्यों बनाए हैं, क्योंकि मैं इन कॉम्बिनेशन को लेकर चल रहा हूं, 0 0 0 1 1 0 1 1। इफ इट इज 0 0 देन द आउटपुट हैज टू बी 1 ना, 1 मतलब एक आउटपुट होनी चाहिए ना, तो एक आउटपुट क्या आ रही है, 1। इफ द इनपुट इज 0 1 देन आउटपुट एक आ रही है, दैट इज, इफ इट इज 1 0 देन आउटपुट इज, एंड इफ इट इज 1 1 द आउटपुट इज। इसलिए मैंने यहां पे 2 2 के पेयर बनाए थे, बिकॉज बेस्ड ऑन ए बी को इनपुट देखकर। ठीक हो गया। अब यहां पे ये रहा मेरे पास जी, अगर ये 0 0 हुआ तो मेरे पास ये, मेरे पास I0 है, ये I1 होगा, ये I2 होगा, ये I3 होगा। डन हो गया यहां तक। अब ये मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए, तो मेरे पास इनपुट क्या होगी बोलो, लिखवाया पीछे रूट टू टेबल में, वैल्यू क्या है, इफ इट इज 0 0, इफ इट इज 0 0 तो जो मेरे पास इनपुट होगी वही आउटपुट होगी। तो इनपुट क्या होनी चाहिए थी, तभी आउटपुट में क्या आएगा, दैट इज मल्टीप्लेक्सर। क्लियर हो गया। मतलब ये मेरा क्या हो गया, I0, ये क्या हो गया I1, ये क्या हो गया I2, ये क्या हो गया I3। तो मेरे पास I0 की वैल्यू क्या होगी जी, 1, I1 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू क्या होगी, और I3 की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे अगर मैं ये लेकर चल रहा हूं तो I1 की वैल्यू क्या बोली मैंने, C, I2 की वैल्यू क्या बोली, ये लग गया नॉट गेट, और I3 इज व्हाट, ये बना आपका जो मल्टीप्लेक्सर था जो आपने बनाया था, दैट इज 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर, उसको हमने रिड्यूस किसमें कर दिया, 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर में। डन है यहां तक। अब कितने वेरिएबल्स तुमने यूज किए, n के वेरिएबल्स कितने, अगर मैं बुलियन फंक्शन बनाता हूं, n की वैल्यू क्या है जी, यहां पे n की वैल्यू क्या है भाई 3, n की वैल्यू क्या ली हमने, ABC, और ABC को हमने रिड्यूस किया कि वो 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर बना रहा था, तो मैंने उसको रिड्यूस किया किसमें, 4 वाले में। और अगर रिड्यूस किया है तो 4 करके वेरिएबल तो रिड्यूस नहीं हुए ना, वेरिएबल भी कितने हैं, 3 ही है, बट आपने उस 3 में से आपने कितने का मल्टीप्लेक्सर बना दिया है, कितने का बना दिया, 4 into 1 का मल्टीप्लेक्सर बना दिया। आ रही है बात समझ। तो 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर से किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर से। अब इनमें से कौन सा आंसर है, सी में क्या आ रहा है, 2n - 1 to 1। मतलब अगर तुम्हारे पास 3 इनपुट लाइंस थी तो 2n - 1 to 1 है जी आंसर। तो n कितना हुआ, n कितना हुआ 3, 3 - 1 तो 2 raised to power 2 to 1 आपके पास मल्टीप्लेक्सर बना। अगर मेरे पास नॉट गेट ना होता तो इसका आंसर होता ए, नॉट गेट गिवन है तो इसका आंसर क्या हमारे पास, दैट इज सी। डन हो गया यहां तक। इसका मतलब आप नॉट गेट यूज कर रहे हैं, आपको यूज करना ही है, ऑप्शनल नहीं दे रखी आपको। तो कोई वैल्यू 0 होंगी, कोई वैल्यू 1 होंगी। डोंट टेक सर मैं सारे 0 ले लूं, अगर सारे 0 ले लोगे तो फिर आपकी वैल्यू कहीं कहां रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ बचा ही रिफ्लेक्ट करने के लिए। डन हो गया। तो आपको नॉट गेट को लाना है, वो ऐसे आएगा यहां पे। डाउट है किसी का कि नहीं है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी, दैट इज योर 22। इसमें क्या डाउट है? 22 वाले में क्या डाउट है जी? कैसे करना है? डिकोडर की इक्वेशन कैसे बनती है? बुलियन फंक्शन डिकोडर का बेटा टेबल याद कर कैसे बनता है। डिकोडर में जब आप इक्वेशन लिखते हैं दैट इज O7, तो O7 में आप क्या लिखते हैं? पर आपके पास वैल्यू क्या आती है XYZ के हिसाब से? अब मल्टीप्लाई करते हो तीनों को, जब तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? O0 में या O7 में जाके मेरे पास उसका आंसर आएगा। क्वेश्चन अब देखो, डिकोडर याद होना चाहिए इसके लिए। XYZ ध्यान से देखो, अगर XYZ तुम्हारे पास तीनों जीरो हो गए तो वैल्यू क्या आएगी? O0 पे क्या आएगा? दैट इज 1 आएगा। O बार पे क्या आएगा? दैट इज 1 आएगा। अगर O बार पे 1 आया, इसका मतलब X, Y और Z जो तुम कर रहे हो, Z क्या करोगे? ये तीनों क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे, तो इसकी आउटपुट क्या होगी जी? मतलब O0 की इक्वेशन है ये। डिकोडर पढ़ लो एक बारी फिर से, ये क्वेश्चन करने से पहले डिकोडर पढ़ लेना। पर इक्वेशन बता दी, O0 की ये इक्वेशन है और ये बाइनरी किसकी है? 0 की। डन हो गया। अब तुम अगर यहां पे मैं देखूं तो कितने बुलियन फंक्शन है? 8 बुलियन फंक्शन है। कितने बुलियन फंक्शन है? 8। और 8 का कुछ प्लस नहीं कर रहा मैं, कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं करता। 8 बुलियन फंक्शन बनते हैं इसके, क्योंकि 8 आउटपुट है। 3 into 8 डिकोडर है तो 8 आउटपुट है। इसने क्या किया? स्पेसिफिक आउटपुट्स पे नॉर गेट लगा दिया। और कौन कौन से स्पेसिफिक आउटपुट्स हैं? 0, 2, 5 एंड 7। मतलब O0 प्लस O2 प्लस O5 प्लस O7 का होल कॉम्प्लीमेंट किया है इसने। नॉर गेट है ना, प्लस करके होल कॉम्प्लीमेंट किया है। 0 की बाइनरी बोलो इन टर्म्स ऑफ X, Y एंड Z। 2 की बाइनरी इन टर्म्स ऑफ X, Y एंड Z। 5, 7 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे जी? ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन करोगे, 5 मिनट वेस्ट करोगे इसी के अंदर ही। क्या बना लो? के मैप। के मैप बनाओगे इसका। के मैप करके जो भी आंसर आएगा उसका होल कॉम्प्लीमेंट कर देना। आई बात समझ? क्योंकि नॉट लगा हुआ है ना। इसको तुम क्या सिंप्लीफाई करना चाहते हो? सिंप्लीफाई करने के लिए एसओपी है कि नहीं है? बिल्कुल एसओपी है। एसओपी करने के बाद इसका एसओपी बनाते हैं जी। क्या बनेगा के मैप इसका? X, Y एंड Z। X ये बन गया जी 0, ये बन गया आपके पास 2, कर लो सिंप्लीफाई। फिर मैं के मैप से कर रहा हूं, तुम्हें लग रहा है तो कर लो सिंप्लीफाई। ये बना हो जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है। आंसर बोलो क्या है फिर? तुम्हारा सिंप्लीफाई करके भी जो आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है इनमें से? बी निकाला है कि बस अभी निकाला है? निकाला हुआ। क्लियर है यहां तक कि नहीं? ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है इसका? ठीक है जी। मेथड पता लग गया, हाँ या ना? चलो जी, लास्ट क्वेश्चन। ये वाला जी 24। आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर ए ही है, क्योंकि हमने प्रायोरिटी इनकोडर में किया था कि प्रायोरिटी इनकोडर के अंदर अगर ये 1-1 है और इनमें से अगर कोई और 1-1 आ गया तो आपका इनकोडर फेल करता। तो प्रायोरिटी इनकोडर क्या कहता है कि अगर आपके पास इनमें से कोई 1 वैल्यू आगे जा रही है तो इसके पीछे वैल्यू 1 कोई नहीं हो सकती। आपके पास इनपुट में कोई एक ही वैल्यू 1 होगी ताकि आपकी आउटपुट का यूनिक कॉम्बिनेशन निकल सके। अगर कहीं पे भी तुम्हारे पास 2 बारी 1 आ जाए इधर, तो इसका आंसर आगे फर्दर ये वैल्यू जो x0 और x1 की वैल्यू निकली है, ये आंसर सही नहीं आएगा। सिर्फ v जो दे रखा है वो एक अनेबल के लिए दे रखा है। इनकोडर डिकोडर में अनेबल लाइन होती है एक, वो अनेबल के लिए दे रखी है। तो अगर उसने वही कहा है कि
ट्रुथ टेबल में V1 है इफ एंड ओनली इफ द इनपुट इज वैलिड। तो V1 आ रहा है और इनपुट वैलिड है ना, ये मल्टीप्लेक्सर है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, डिकोडर, एनकोडर इसलिए नहीं बिकॉज यहां पे क्रॉस लगा हुआ है। अगर 0 होता तो ये एनकोडर होता, ये फिर आपका प्रायोरिटी एनकोडर नहीं होता। ठीक है, ट्रुथ टेबल उसका यही बनता है कि जब आपके पास वैल्यू ऐसी बनेगी।